हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है एनसीईआरटी से या नोट से पढ़ रखा है तो आप इसको लगाकर सुन सकते हैं रिविज़न के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस के पैटर्न और उनके जेनेटिक बेसिस को समझा था। मेंडल के टाइम पर यह क्लियर नहीं था कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाले फैक्टर असल में क्या होते हैं। अगले 100 साल तक साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल कौन सी चीज़ है, और आखिरकार ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। और कम से कम मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म ने ये मान लिया। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए कुछ केसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मोस्टली मैसेंजर की तरह काम करता है। आरएनए के और भी रोल होते हैं, जैसे अडाप्टर, स्ट्रक्चरल, और भी कुछ केसेस में कैटालिटिकल मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रोल होता है इसका। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डीएनए। डीएनए जो है लॉन्ग पॉलीमर होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए की अगर हम लेंथ नॉर्मली देखें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर से मेज़र की जाती है। हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ जो है ये अलग अलग होती है। अगर 174 बैक्टीरियोफाज के अंदर देखें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड। लेम्टाफाज के अंदर अगर हम देखें तो 48,502 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए अगर हम देखें तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अब इतने लंबे डीएनए का स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर में आरएनए अगर होगा तो राइबोज शुगर देखने को मिलेगी, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर देखने को मिलेगी। नाइट्रोजनस बेस से अगर हम देखें, सबसे पहले प्यूरिन, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन देखने को मिलता है। फिर है पिरिमिडीन, जिसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल देखने को मिलता है। डीएनए में थायमिन देखने को मिलता है और आरएनए में यूरासिल होता है। बेस और शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड जो है जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। डीएनए का जो एक एंड होता है उस पर 5 प्राइम एंड उसे कहते हैं फ्री फॉस्फेट, और 3 प्राइम एंड पर फ्री ओएच ग्रुप देखने को मिलता है। शुगर फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाते हैं, और बेसिस बैकबोन से मिलकर बैकबोन की तरफ निकली होती हैं बेसिस। आरएनए में पोजीशन 2 पर एक्स्ट्रा ओएच पाया जाता है, इसलिए आरएनए जो होता है ये रिएक्टिव होता है। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1869 में फ्रेडरिच मिशर ने डीएनए को न्यूक्लियस में डिस्कवर किया और नाम दिया न्यूक्लियन। 1953 में वैटसन एंड क्रिक आए, जिन्होंने एक्स रे डाटा डिफ्रैक्शन। फ्रैंकलिन और विंकलिन्स ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने शिरगाफ रूल यूज़ किया, और ए और टी और जी और सी इस बेस पेयरिंग की वजह से दोनों स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री होते हैं और रेप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है। डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है इनके अंदर। एक जो होता है स्ट्रैंड वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और दूसरा जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अगर हम बेस पेयरिंग देखें तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। राइट-हैंडेड हेलिक्स होता है। अगर हम पिच देखें इसकी तो 3.4 नैनोमीटर होती है, और 10 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलता है हमें। उसके बाद बेस स्टैकिंग होते हैं। डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है बेस स्टैकिंग से, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर से आया सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के अंदर है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ह्यूमन डीएनए अगर देखें तो उसकी टोटल लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर,
और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो इतना डीएनए कहाँ फिट होता है ये देखते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम देखें तो डीएनए प्लस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन न्यूक्लियाइड बनाते हैं, और यूकैरियोट के अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन देखने को मिलते हैं। हिस्टोन जो होते हैं ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। हिस्टोन जो होता है हिस्टोन ऑक्टामर अगर हम देखें तो ये 8 हिस्टोन से मिलकर बना होता है। डीएनए इसके अराउंड लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ये दिखता है न्यूक्लियोसोम का बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह। टाइटली पैक्ड अगर होगा तो उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव होता है, और लूजली पैक्ड होता है उसे कहते हैं यूक्रोमेटिन जो एक्टिव होता है। अगर हम सर्च देखें किस तरह सर्च हुई थी जेनेटिक मटेरियल की, 1928 में फेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया पर। इसने एस स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाया था तो मोस जो है वो डाइज हो गया था, और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था तो मोस मरा नहीं था। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर लिया था और मोस जो है वो डाइज हो गया था, मतलब मर गया था, तो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस में। इस जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर जो है लाइव लिया तो मोस डाइज हो गया, इसमें आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया था एस में, ठीक है। इससे पता चलता है कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब है एरवे मैक्लॉइड एंड मैक्टी का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने प्रूव किया था कि प्रोटीन नहीं, न ही आरएनए, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। डीएनए से ट्रीटमेंट किया था और ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गई थी, तो डीएनए इन्होंने बोला था कि जेनेटिक मटेरियल है। फिर देखते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफाज प्लस ई कोलाई इन्होंने ली और डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस बनाया और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रिजल्ट देखने को मिला था जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में इंटर करता है और प्रोटीन इंटर नहीं करता, तो इन्होंने इस बेस पर फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब देखते हैं आरएनए वर्ल्ड। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है या डीएनए? तो आरएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है सबसे पहला, और कैटालिस्ट भी होता है। आरएनए अनस्टेबल था इसलिए इवोल्यूशन में जो डीएनए है ये डेवलप हो गया, ये मोर स्टेबल है। डीएनए जो है ये मोर स्टेबल होता है देन आरएनए। आरएनए में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब है रेप्लिकेशन। वैटसन और क्रिक ने बोला था कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो सेपरेट होंगे और हर स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट बनेगा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको बोला था रेप्लिकेशन के दौरान। फिर है मिसल्सर और स्टाल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने नाइट्रोजन 15 लिया था जो हैवी डीएनए था और नाइट्रोजन 14 जो लाइट डीएनए था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हाइब्रिड देखने को मिले थे और सेकंड जनरेशन के अंदर लाइट और हाइब्रिड दोनों देखने को मिले थे। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है और टी की जगह यू आ जाता है, मतलब थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखें हम तो सबसे पहला होता है एक प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर हम देखें तो 3' to 5' होता है और कोडिंग स्ट्रैंड 5' to 3' होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट vs यूकैरियोट अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है, प्रोसेसिंग नहीं होती इसके अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन साथ साथ होती है प्रोकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर देखें अगर तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो आरएनए से बना होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जिसमें एमआरएनए देखने को मिलता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो टीआरएनए से बना होता है। सबसे पहले एचआरएनए होता है जिसे पर स्प्लाइसिंग होती है और कैपिंग टेलिंग होती है तो मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। अब देखते हैं जेनेटिक कोड जो होता है ये ट्रिपलेट होता है। 64 कोडॉन्स देखने को मिलते हैं। 61 जो होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं और 3 स्टॉप कोडॉन देखने को मिलते हैं। AUG जो होता है मिथ्योनिन, ये स्टार्ट कोडॉन भी इसे कहा जाता है। कोड जो होते हैं ये डिजनरेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बना उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। टीआरएनए जो होता है ये ट्रांसलेशन के दौरान अडाप्टर की तरह काम करता है। अगर हम स्टेप देखें ट्रांसलेशन के, सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। लाइकोपेरोन अगर हम देखें तो आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर, जेड जीन कोड फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई जीन कोड फॉर परमीएज, ए जीन कोड फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये इंड्यूसर की तरह काम करेगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन जो है वो ऑफ रहेगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन ऑन रहेगा। अब देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर और एंड हुआ था 2003 के अंदर। इसका गोल था कि 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना, 20,000 से 25,000 जीन को सीक्वेंस करना और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप करना, ठीक है। इसके अंदर अगर हम फैक्ट देखें तो 99.9% डीएनए जो होता है ह्यूमन के अंदर सेम होता है, सिर्फ 2% कोडिंग डीएनए होता है, रिपीटेटिव डीएनए ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है।
अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बेस्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। तो इसके अगर हम यूजेस देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, तो ये फॉरेंसिक में यूज़ होता है, पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ होता है और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो हमने वन शॉट में रिवाइज किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।